एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे इसे विस्तार से समझेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है, अतीत को कैसे यहाँ पे जाना जाता है, इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, इतिहासकार और पुरातत्वविद क्या क्या करते थे, साथ में BC, AD, BCE और यहाँ पर CE के बारे में, इनके अर्थों के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि जब हमारा प्राचीन इतिहास की जब शुरुआत होती है, जब हमारे पास कुछ भी यहाँ पर देखा जाए तो जो भी लिखित अवशेष नहीं होता है, केवल हमारे पास वैसे अवशेष होते हैं जो यहाँ पर हमें एक तरीके से पुरातात्विक के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन स्रोतों के आधार पर इतिहास की यहाँ पे कुछ जानकारी को हासिल किया गया है। लेकिन धीरे धीरे फिर शोधकर्ताओं ने यहाँ पे कुछ साहित्यिक स्रोत को प्रस्तुत किया था, जिसमें कुछ यहाँ पर जैसे कि वेद या फिर दस्तावेज पाए गए और उनके आधार पर भी इतिहास के बारे में हमें अनेक जानकारी मिली है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले अगर बात किया जाए इतिहास होता क्या है, तो इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन कहलाता है। इतिहास में मानव के उस प्राचीन गतिविधियों को, उन क्रियाकलापों को या फिर उन आर्थिक सारी घटनाओं को यहाँ पे जाना जाता है जो पहले वे करते थे। जैसे कि पहले समय के लोग कहाँ पे रहते थे, वे कैसे अपना जीवन को व्यापन करते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन कौन से व्यवसाय करते थे या फिर समाज को अपना कैसे उन्होंने विकसित किया था। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को हम कहते हैं इतिहास। इतिहास अतीत के बारे में यहाँ पे जानकारी देता है, जिसमें ना केवल मानव की गतिविधियों के बारे में पता चलता है बल्कि यहाँ पे उनके धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी यहाँ पे पता चलता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पर अतीत को बताता है कि कैसे हमारे पूर्वज अपना जीवन यापन करते थे। इसमें देखा जाए तो केवल यहाँ पे राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि इसमें सामान्य लोगों की जीवन की कहानियों को भी यहाँ पे बताया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में तो इसमें राजाओं के बारे में भी कुछ यहाँ पे प्रमाण मिले हैं, जैसे कि अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं। उस शिलालेख से यहाँ पे अशोक की जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ थी या फिर धार्मिक या फिर जो भी यहाँ पे उनके द्वारा जो भी लोगों को शिक्षा दी गई थी, वे सारे चीज़ें यहाँ पे पाई गई थी। तो इससे देखा जाए तो ये केवल एक राजा के लिए था, लेकिन सामान्य लोगों के जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे उनके कुछ घर पाए गए हैं गुफाओं वाले, कुछ अवशेष के रूप में मृदभांड पाए गए हैं, हड्डी पाई गई है जानवरों की, अनाजों के जले हुए टुकड़े पाए गए हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे। तो अतीत को जानना क्यों आवश्यक होता है? अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अतीत को जानने के लिए यहाँ पे इतिहास को पढ़ते हैं। तो आखिर में हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? इतिहास को पढ़ने का मकसद ये नहीं होता है कि हम हमारे अतीत में क्या कर रहे हैं वो जान पाए, बल्कि यहाँ पे इतिहास को पढ़ने का अगर मकसद होता है तो वो होता है अपने वर्तमान को समझना, कि आज हम जिस स्थिति में रह रहे हैं क्या पहले भी वो स्थिति थी, या फिर जो धार्मिक चीज़ें आज है क्या वो पहले थी। यहाँ पे देखा जाए तो हमें वर्तमान में जो भी यहाँ पे आप अपने आसपास जो भी घटनाएं दिखाई देती है या फिर जो भी यहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें क्या पहले भी थी, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है, किस प्रकार हमारे यहाँ पर पृथ्वी में सभ्यताओं का विकास हुआ, संस्कृतियाँ क्या क्या थी। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो संस्कृति है वो ना केवल आज विकसित हुआ था, बल्कि ये हजारों लाखों वर्ष पहले भी विकसित हुआ था। हमारी यहाँ पे पहचान मजबूत होती है, हमें ये पता चलता है कि हम आज के मानव नहीं बल्कि प्राचीन समय के उन घटनाओं से जुड़े हुए हैं। भविष्य के लिए ये हमें सीख भी देता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए जो घटनाएं घटी थी अतीत में वो फिर से दोबारा ना घटे, तो एक तरीके से यहाँ पे हमें ये सीख भी देता है।
उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यदि हमें पता चले कि कृषि कैसे शुरू हुई तो हम मानव सभ्यता के विकास को समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कृषि के बारे में तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है, क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक्स में ही ऐसा लिखा गया है फर्स्ट चैप्टर में, कि जो यहाँ पर जो हमारा इलाका था पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में सुलेमान की पहाड़ी का यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो ये जो पहाड़ी थी उसके इलाकों में ही यहाँ पर गेहूं की जो है फसल की गई थी, ऐसा प्रमाण मिला है। साथ में दक्षिणी भारत वाले क्षेत्रों में जैसे कि विंध्य वाले क्षेत्र में चावल की कृषि का प्रमाण मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कृषि की शुरुआत जो है लगभग यहाँ पे हुई थी और फिर मानव यहाँ पर एक सभ्य रूप में विकसित होने लगे थे, अस्थायी रूप से रहने लगे थे। तो यहाँ पे अतीत को हम कैसे जानते हैं? अतीत के बारे में जानने के लिए कुछ यहाँ पे स्रोतों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातात्विक अवशेष, ये कुछ ऐसे सहायक स्रोत हैं जिनके सहायता से इतिहासकार हमें अपने अतीत के बारे में बताते हैं और अपने इतिहास को फिर से वो पुनर्निर्माण करते हैं। नर्मदा घाटी और प्रारंभिक मानव। एनसीईआरटी क्लास 6 के बुक के अनुसार यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि नर्मदा जो घाटी थी वहाँ पे लाखों वर्षों से लोग यहाँ पे रहते हुए आए हैं और उनका प्रारंभिक यहाँ पे देखा जाए तो काम था भोजन को एकत्र करना। वे यहाँ पे ज़्यादातर शिकार करते थे और कुछ लोग यहाँ पे जैसे कि संग्राहक भी थे। जंगलों से जो भी खाद्य पदार्थ होती थी जैसे कि कंदमूल, फल, वे सारी चीज़ों को एकत्र करके वे अपने भोजन के रूप में उसका प्रयोग करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया और फिर वो यहाँ पर जानवरों को पालना भी शुरू किए और फिर कृषि जैसी यहाँ पे गतिविधियों को भी धीरे धीरे किए। देखा जाए तो ये जो घटनाएं थी वो किसी तत्काल घटने वाली नहीं थी, बल्कि इन सारे परिवर्तनों में बहुत सारे यहाँ पे लगभग साल लगे हैं। कृषि की शुरुआत यहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पहले हुई थी, जिसमें गेहूं और जौ की खेती यहाँ पे सबसे शुरू में यहाँ पे मानी जाती है, जो कि यहाँ पर सुलेमान की जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है यहाँ पे लगभग गेहूं और जौ के कुछ प्रमाण मिले हैं। पशुपालन यहाँ पे प्रारंभ हो चुका था। पशुपालन के रूप में ऐसा माना जाता है कि जो पहले के मानव थे उन्होंने जंगली कुत्ता को पालना सबसे पहले शुरू किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने गाय, बैल, सूअर जैसी यहाँ पे कुछ अन्य जानवरों को भी पालना शुरू किया था। फिर लोग यहाँ पे गाँव में बसने लगे थे। पहले तो लोग यहाँ पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करते थे। ऐसा माना जाता था कि उन्हें भोजन की तलाश के लिए अलग अलग स्थानों में जाना पड़ता था, क्योंकि जो भोजन है वो उन्हें एक समय में नहीं मिल पाता था। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते थे जो मौसम के अनुसार विकसित होते थे, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जैसे कि जो आदि मानव लोग थे उन्होंने ऐसा पाया कि जो मौसम है वो परिवर्तित होते रहता है और परिवर्तन होने के कारण कुछ ऐसे पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, जो कि अलग अलग मौसम में उगते हैं। तो वे यहाँ पर भोज्य पदार्थ के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पसंद करते थे। साथ में ऐसा माना जाता है कि पानी की तलाश में भी, क्योंकि पानी के बिना कोई भी जानवर या फिर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, तो लोग यहाँ पे गर्मियों में पानी की तलाश के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यहाँ पे उन्हें यहाँ पे पड़ता था, क्योंकि पानी जो है एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक स्रोत के रूप में देखा गया था। साथ में यहाँ पे देखा गया है कि जितनी भी सभ्यताएं जो विकसित हुई है ये सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित हुई है। चाहे यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्यों ना देखें। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये भी यहाँ पर जो है सिंधु नदी के आसपास वाले इलाकों में ही विकसित हुई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नदी के आसपास वाले भाग है वो यहाँ पर लोगों के बसने का एक उपयुक्त स्थान माना जाता था, क्योंकि उनकी जो भूमि होती थी वो उपजाऊ होती थी और वहाँ पे कृषि बहुत ही अच्छा होता था। कृषि के अच्छा होने से लोगों को भोज्य पदार्थ जो है उसमें उगाने में, कृषि करने में सहायता मिलती थी और फिर वे अस्थायी रूप से रहने लगे थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए लोगों का जो प्रवासन है उसका कारण था यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि मौसम के अनुसार बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मौसम के अनुसार लोग प्रवास करते थे। जैसे कि कोई लोग अगर मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और उनके पास घर नहीं थे
तो फिर वे पहाड़ों और ऐसे क्षेत्रों की खोज करते थे जहाँ पे वे मौसम से जो भी घटनाएं होती थी उससे बच सके, जैसे कि पानी हो गया या फिर आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक घटनाएं। तो वे यहाँ पर जो है पहाड़ों में अपना निवास स्थान भी बनाना शुरू किए थे। परिणाम ये हुआ कि इन सारे प्रवासन गतिविधियों के कारण धीरे धीरे उन्हें अपने अस्थायी जीवन के बारे में पता चला। कृषि विकसित हुई और उसके साथ ही उन्होंने अपने आप को एक अस्थायी यहाँ पे रूप से अपने आवास का निर्माण किया, भोजन का उत्पादन करना शुरू किया और धीरे धीरे ये सारे अस्थायी जीवन गाँवों के विकास में यहाँ पे परिणाम के रूप में दिखाई दिए। प्रथम नगरों का विकास हुआ। लगभग ऐसा माना जाता है कि 4700 वर्ष पहले नगरों का विकास होना शुरू हुआ था, जिसमें सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे प्रारंभिक नगर विकसित हुए हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा घाटी में यहाँ पे कुछ ऐसे राज्यों का विकास हुआ था और नगरों का विकास हुआ था जो लगभग 2500 वर्ष पहले के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। लोगों की यात्राएं देखी जाए तो प्राचीन समय में लोग यात्राएं करते थे। यात्राएं करने का यहाँ पे कुछ उद्देश्य था, जैसे कि व्यापार के लिए। कभी कभी क्या होता था कि लोग अपने जो भी खाद्य पदार्थ है, जैसे कि कृषि के उत्पाद में अगर देखा जाए, कभी किसी साल अगर अच्छी खासी कृषि होती थी तो वे अपने भोजन के रूप में रखने के बाद कुछ यहाँ पे कृषि के जो भी उत्पाद होते थे, चावल हो गया या फिर गेहूँ, तो उसे दूसरे देशों में भी बेचा करते थे। तो वे व्यापार के लिए भी यहाँ पे यात्राएं करते थे। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि लोग शिक्षा के लिए भी यहाँ पे यात्राएं करते थे, जो कि यहाँ पर लगभग अनेक क्षेत्रों में प्रमाण मिले हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि नए स्थानों की खोज के लिए भी वे यहाँ पे यात्राएं करते थी। युद्ध और शासन के कारण भी लोग यहाँ पर यात्राएं करते थे और इसके साथ परिणाम ये हुआ कि यात्राएं करने से संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। लोग नई जगह गए, वहाँ की संस्कृतियों को समझे, सीखे और अपने आप में उसे उतारा और इस प्रकार एक दूसरे की संस्कृति को लगभग अनेक क्षेत्रों में प्रसार किया। नए विचारों का प्रसार हुआ और इसके साथ ही व्यापार में भी विस्तार देखने को मिला था। फिर हमारे भारत का नाम यहाँ पे आता है। आखिर में हम आज अपने भारत को यहाँ पर भारत नाम से पुकारते हैं, इंडिया शब्द से पुकारते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? भारत जो शब्द है यानी कि इंडिया, इसका यहाँ पर देखा जाए तो इसे सिंधु नदी से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भारत नाम है इसका उल्लेख हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। समय के साथ ये पूरे देश के नाम के रूप में यहाँ पे प्रचलित हो गया था। पांडुलिपियों के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि हाथ से लिखी गई कुछ यहाँ पे पुस्तकें होती थी या फिर दस्तावेज, उन दस्तावेजों को यहाँ पे पांडुलिपि के रूप में दर्जा दिया गया है। ये पांडुलिपि ताड़पत्र, भोजपत्र पर लिखी जाती थी और ये लगभग कश्मीर वाले इलाकों में इसका प्रमाण मिला है। इसमें जैसे कि धर्म के बारे में, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, राजाओं के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखी हुई जानकारी मिलती थी। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं देखी गई। जो पांडुलिपि है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्षतिग्रस्त पाया गया है, क्योंकि इसमें जो चींटी होती थी या फिर जो भी प्राकृतिक कीट वो इसे नष्ट कर देती थी। लेकिन इसके कुछ महत्व भी है, जैसे कि प्राचीन ज्ञान को इसमें सुरक्षित रखने का एक माध्यम जो है उसे मिला। इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी ये बन चुका है। पांडुलिपियों की कुछ सीमाएं थी, जैसे कि समस्याओं के रूप में देखा जाए, समय के साथ कई पांडुलिपियां यहाँ पे नष्ट हो गई थी, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े या फिर नमी, आग, ये सारे के कारण इसमें जो है नष्ट होना शुरू हो गया था। सभी लोग इसको पढ़ना लिखना नहीं जान पाते थे और इसके साथ ही देखा गया कि पांडुलिपियाँ जो है लगभग ये धीरे धीरे नष्ट होने लगी थी। कुछ ऐसे पांडुलिपि इतिहासकार को मिली थी जिसके आधार पर कुछ जानकारी को यहाँ पे हासिल किया गया है। फिर आता है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अगर देखा जाए तो अभिलेख यहाँ पे पत्थर, धातु या स्तंभों पर खुदे हुए लेख होते हैं। ये कठोर सतह पर होते हैं और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो शासक वर्ग के लोग थे वे आदेश को या फिर अगर युद्ध लड़ते थे तो फिर विजय होने के बाद उन घटनाओं को, सारी चीज़ों को अभिलेख में लिखवाते थे और उनका उद्देश्य ये रहता था कि लंबे समय तक उनके इन सारे घटनाओं को सुरक्षित रखा जाए, ताकि लोग इसे
बाद में पढ़ें और उनकी इन सारी घटनाओं को जानें। इतिहास की विश्वसनीयता की यहाँ पे जानकारी भी इसी के आधार पर मिलती है। अभिलेखों से हमें शासकों के आदेश के बारे में पता चलता है, किस प्रकार शासक अपने जो भी क्षेत्र थे वहाँ के जनताओं को क्या क्या आदेश देते थे, उनके युद्ध विजय, प्रशासन, कैसी प्रशासन व्यवस्था थी, दान और धार्मिक कार्य, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। फिर आता है यहाँ पे पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? देखा जाए तो पुरातत्व भूमि के नीचे मिले अवशेषों के अध्ययन यहाँ पे पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्वविद यहाँ पर अनेक प्रकारों के जैसे कि मिट्टी के बर्तन, औजार, सिक्के, मूर्तियाँ, हड्डियाँ, भवने के अवशेष, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे खोजते थे और उन सारी चीज़ों को खोजने के बाद फिर वो अपने इतिहास को यहाँ पे हमारे समक्ष रखते हैं पुनर्जीवित के रूप में। पुरातत्वविद के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर पुरातत्वविद खुदाई यहाँ पे करते थे, वस्तुओं को खोदने के बाद जो प्राप्त होती थी उससे फिर अध्ययन करते थे, उनकी आयु का अनुमान लगाते थे C14 के द्वारा, कार्बन 14 डेटिंग जो होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे जो भी वस्तुएं मिलती थी उसकी अनुमान लगाई जाती थी कितने आयु का है, ताकि उससे पता चल सके कि कितने साल पहले मानव यहाँ पे उन सारी चीज़ों का उपयोग करते थे और अतीत के जीवन को यहाँ पे फिर से हमारे सामने समक्ष यहाँ पे लाते हैं। इतिहासकार कौन है? जिन इतिहासकारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इतिहासकार ये करते हैं वो करते हैं, तो आखिर में ये इतिहासकार है कौन? इतिहासकार वे व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पर इतिहास को पुनर्जीवित करने में सहायता करते हैं। इन्हें आर्कोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ये पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं, अभिलेखों को पढ़ते हैं, जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उन्हें ढूंढकर उनका विश्लेषण करते हैं और फिर विभिन्न स्रोतों की तुलनाओं करने के बाद हमारे सामने कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि हमें ये बताते हैं कि कैसे हमारा जो पूर्वज है वो कब विकसित हुए थे, कब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में, सभ्यताओं के बारे में बताते हैं। अतीत एक है या फिर अनेक? सभी लोगों का अतीत एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि देखा जाए राजा हो, किसान हो, व्यापारी हो या फिर शिल्पकार, सभी का जीवन अलग अलग होता है, क्योंकि राजा जो होते हैं ये इनका जीवन एक अलग ही आलीशान वाला होता है। इनके पास घोड़ा, गाड़ी, हाथी, राजमहल जैसी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती है। किसान जिसके पास लगभग उतना राजा के जैसा जीवन नहीं होता है। उसी प्रकार व्यापारी हो या फिर शिल्पकार, सभी के जीवन अलग अलग होते हैं। इसके कुछ अनुभव भी अलग अलग होते हैं और उन सारे चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है तिथियों के द्वारा। तो यहाँ पर तिथि को 4 भागों में बांटा गया है, BC, AD, BCE और CE। तो यहाँ पे देखा जाए BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब यहाँ पे ये निकाला गया है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि जो भी घटनाएं हुई है अगर उन घटनाओं के आगे अगर BC लगा दिया जाए, जैसे कि 1000 BC, तो उसका अर्थ ये निकाला जाता है कि जो भी घटनाएं हुई थी वो ईसा मसीह के जन्म से पहले 1000 वर्ष पहले की हुई थी। उसके बाद फिर AD, जिससे हम यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि यहाँ पे 1900 AD यहाँ पे अगर आ जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी घटनाएं हुई थी वो ईसा मसीह के जन्म के बाद घटी थी, एनो डोमिनी। फिर आता है BCE, बिफोर कॉमन एरा। BC का आधुनिक रूप इसे माना जाता है और CE जिसे कॉमन एरा कहा जाता है, इसे AD का यहाँ पे आधुनिक रूप माना जाता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये जो हमारा चैप्टर था ये लगभग हमें हमारे इतिहास के बारे में वैसी जानकारी को प्रस्तुत करता है जो यहाँ पे मानव के सभ्यताओं से, उनके अतीत से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार ना केवल हमें मानव के बारे में बताते हैं बल्कि यहाँ पे वे राजाओं के बारे में, मानव की गतिविधियों के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में हमें बताते हैं, किस प्रकार वे एक अस्थाई जीवन, बंजारे से एक अस्थाई जीवन के रूप में कैसे अपने आप को बसाया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो लगभग जो हमारा यहाँ पे क्लास 6 का NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर है ये एक यहाँ पे आधार माना जाता है UPSC के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 से लेकर के 12 की NCERT जो बेसिक यहाँ पे जानकारी देती है ये हमारे इस जर्नी को
और भी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत बना देती है। तो इस प्रकार कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।